नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से फोकस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन पिछली क्लास में कर रहे थे परमाणु और अणु के बारे में, और पिछली क्लास में कल अपन ने किया था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की बातें की थी। परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल में क्या क्या कहा था, ये सब बातें अपन ने कल वाली क्लास में की थी। तो आज वाली क्लास में उससे आगे नेक्स्ट जो मॉडल दिया था नील्स बोर ने, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल, तो आज अपन पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल। सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कौन कौन सी कमियां रही थी, और उन कमियों को दूर करने के लिए फिर आगे नया मॉडल किसने दिया था? नील्स बोर ने। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां थी, बाकी रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में समस्त बातें बताई थी, लेकिन कुछ कमियों को दूर करने के लिए फिर अंतिम जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था? नील्स बोर ने दिया था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अकॉर्डिंग जब रदरफोर्ड को पूछा गया कि जब कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है और कक्षाओं में जब चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन, जब कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण किस प्रकार से करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण होने का कारण क्या है, ये बातें जब रदरफोर्ड को पूछी गई तो इन बातों का रदरफोर्ड जवाब नहीं दे पाया। तो इस बात को समझाने के लिए फिर नया मॉडल किसने दिया था? नील्स बोर ने अपना नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। जब रदरफोर्ड को ये पूछा गया कि इन कक्षाओं के अंदर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो कक्षाओं में चक्कर काटता हुआ इलेक्ट्रॉन अंत में नाभिक में क्यों नहीं समाता, क्योंकि नाभिक लगातार ऋणावेशित कणों को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। तो कक्षा के अंदर चक्कर काटता हुआ इलेक्ट्रॉन अंत में नाभिक में समा जाना चाहिए। तो उसके नहीं समाने का कारण और कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन के चक्कर काटने का कारण क्या था, ये बात रदरफोर्ड नहीं समझा पाया था। तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए आगे किसने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था? नील्स बोर ने। तो नील्स बोर ने कहा कि परमाणु का मध्य भाग नाभिक होता है और नाभिक के बाहर की तरफ लगातार क्या होती हैं? विभक्त कक्षाएं होती हैं। नाभिक के बाहर लगातार क्या होती हैं? विभक्त कक्षाएं होती हैं, और इन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, और इन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन 2n² के गुणज के रूप में रहते हैं। एक सूत्र दिया था, इलेक्ट्रॉन को भरने का सूत्र दिया था कि इन कक्षाओं में निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन रहते हैं और वो चारों तरफ क्या करते हैं? कक्षाओं में अपनी कक्षा में ही चक्कर काटते हैं। एक ही कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है वो न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और न ही ऊर्जा का अवशोषण करता है। लेकिन नील्स बोर ने कहा कि जब उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन विभक्त कक्षा में चक्कर काटता जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर से जब निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, जब आपको समझना है कि उच्च ऊर्जा स्तर से किस में आए? निम्न ऊर्जा स्तर में। निम्न ऊर्जा स्तर में आए तो वह ऊर्जा का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। और इसी प्रकार से दूसरी बात कही कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाए तो वो ऊर्जा का क्या करता है? अवशोषण करता है। तो ये बात किसने बताई थी? ये बात बताई थी नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में, कि परमाणु के अंदर जब इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर काटता है तो अपनी कक्षा में जब वो चक्कर काटता है तो उस समय वो न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और न ही अवशोषण करता है। ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण दो स्थितियों में होता है, दो कंडीशनों में होता है। ये आपको याद रखना है, कई बार इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाता है। और आपको क्या याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से किस में आएगा? निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर, तो वो ऊर्जा का क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। और जब निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, तो ऊर्जा का क्या करता है? अवशोषण करता है। ये बात किसके मॉडल की थी? ये बात थी नील्स बोर के परमाणु मॉडल की। दूसरी बात, नील्स बोर ने क्या कहा कि इन कक्षाओं में चक्कर काटता हुआ इलेक्ट्रॉन स्थायी क्यों रहता है? वो नाभिक की ओर क्यों अट्रैक्ट नहीं होता? क्यों वो नाभिक में क्यों नहीं समा पाता? तो इसका नील्स बोर ने उत्तर दिया था, इसके बारे में समझाया था
कि जब कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जब कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है तो यहाँ पर दो प्रकार के बल काम करते हैं। एक तो कौन सा बल काम करता है, आकर्षण बल, और एक दोस्तों काम करता है प्रतिकर्षण बल। एक तो कौन सा बल काम करता है, आकर्षण बल, और एक बल काम करता है कौन सा, प्रतिकर्षण बल। तो इस आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के कारण कक्षा के अंदर घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी कक्षा में स्थायी रहता है, वो नाभिक के अंदर समाता नहीं है। इसका क्या कारण है ये आपको आगे समझना है। देखो यहाँ दो प्रकार के बल कार्य कर रहे हैं, एक तो आकर्षण बल काम कर रहा है और दूसरा कौन सा कर रहा है, प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है। आकर्षण बल तो काम करता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य, आकर्षण बल तो काम करता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और नाभिक के अंदर कौन से कण है, प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश है, प्रोटॉन के ऊपर धनावेश है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा आवेश है, धनावेश। तो ऋणावेश धनावेश को हमेशा अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, ये आपको पता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच कक्षा के अंदर चक्कर काटते हुए इलेक्ट्रॉन और नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन के मध्य तो कौन सा बल काम करता है, आकर्षण बल। लेकिन उसी समय जब इस कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को जब नाभिक अट्रैक्ट करता है, उसी समय दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन जब नाभिक की ओर आता है तो इसके सामने पड़ा हुआ जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य एक दूसरा बल कार्य करता है जिसको बोलेंगे कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर खींचता हुआ आएगा, उसी समय ये इलेक्ट्रॉन उसको दूर भगाने की कोशिश करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के मध्य, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के मध्य कौन सा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो यहाँ पे दूसरा बल काम करेगा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य कौन सा, प्रतिकर्षण बल। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन कक्षा से निकलकर नाभिक के ओर आने की कोशिश करेगा तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके ऊपर प्रतिकर्षण बल का काम बल लगाएगा, यानी उसको दूर भगाने की कोशिश करेगा। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, ऋणावेश रहेगा। तो ऋणावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आने की कोशिश करेगा तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको प्रतिकर्षित करने का कार्य करेगा। तो यहाँ पर जो भी आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल लगेगा वो दोनों बल क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। वो दोनों बल दोस्तों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। आकर्षण बल जितना कार्य करेगा उतना ही यहाँ पे कौन सा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो आकर्षण बल इसके बीच में, प्रतिकर्षण इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जितना कार्य करता है वो दोनों बल आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। और उनके समान होने के कारण ही इलेक्ट्रॉन अपने विभक्त कक्षा के अंदर ही क्या करता है, चक्कर काटता है। तो इन बातों को ठीक ढंग से समझाने का काम किसने किया था, नील्स बोर ने किया था। इसने इन कक्षाओं के बारे में बताया था कि ये जो कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं के इसने नाम दिए थे। पहली कक्षा का नाम इसने के दिया, दूसरी कक्षा का नाम एल दिया, तीसरी कक्षा का नाम एम दिया और चौथी कक्षा का नाम क्या दिया था दोस्तों, एन दिया था। तो ये निश्चित क्या पाई जाती हैं, कक्षाएं पाई जाती हैं। बीच के अंदर नाभिक होता है और इन कक्षाओं के अंदर निश्चित संख्या में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, जिसका सूत्र होता है, इलेक्ट्रॉन बनने का सूत्र होता है 2n²। ये सारी बातें किसकी थी, नील्स बोर के परमाणु मॉडल की। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि परमाणु की प्रथम कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रथम कक्षा की बात की जाए तो अपन n बराबर क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। n का मान क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 2 × 1 का होल स्क्वायर बराबर 2। और अगर आपको दूसरी कक्षा की बात की जाए, दूसरी कक्षा की बात पूछे कि द्वितीय कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु की दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो n का मान आपको पता है कितना होगा, 2 होगा। और n का मान जब 2 रखेंगे सूत्र में तो 2 × 2 का होल स्क्वायर, और इसको हल करेंगे तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तृतीय कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तृतीय कक्षा में, तो n का मान यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इस सूत्र के अंदर मान रखेंगे 2 × n बराबर 3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है। और इसका स्क्वायर करेंगे 3 का, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 हो जाएंगे। इसी प्रकार से चौथी कक्षा के अंदर दोस्तों यानी 2 × n का मान 4 कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32। इसी क्रम में अगली कक्षाओं में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे।
तो ये सारी बातें किसने बताई थी? नील्स बोर ने बताई थी परमाणु मॉडल में। तो एक बार शुरू से नील्स बोर के परमाणु मॉडल की बातें, जो मेन बातें हैं, उनको एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये समझना है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को की कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य बातें क्या थी, मुख्य कमियां क्या थी? मुख्य बातें आप पढ़ चुके हैं, मुख्य कमियां क्या थी जिनकी वजह से नील्स बोर को अपना परमाणु मॉडल देना पड़ा था? उसने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को नहीं समझाया था। दूसरी बात, विभक्त कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है वो अपनी कक्षा में ही स्थायी क्यों रहता है? वो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं समा पाता? इसका वो जवाब नहीं दे पाया था। तो ऐसी बातों को समझाने के लिए किसने परमाणु मॉडल दिया था? नील्स बोर ने। तो नील्स बोर ने क्या कहा था? नील्स बोर ने कहा था कि परमाणु, अपने जो परमाणु होता है वो एक गोलाकार कण है और इसका मध्य भाग क्या होता है? नाभिक होता है। और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और नाभिक एक धनावेशित भाग होता है, जो बातें रदरफोर्ड बता चुका था। इसके बाद नील्स बोर ने कहा कि नाभिक के बाहर निश्चित क्या होती हैं? वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जिन्हें विभक्त कक्ष कहते हैं। इन विभक्त कक्षों के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं और इन कक्षाओं के अंदर निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन कक्षाओं में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे उनको भरने के लिए इसने सूत्र दिया था और वो सूत्र था 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर के द्वारा इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मैंने पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकाले तो पहली कक्षा में n का मान 2 हो जाएगा, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे अधिकतम। दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन n का मान 2 रखेंगे तो 8 होंगे। तीसरी कक्षा के लिए n का मान 3 हो जाएगा तो तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से आगे वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इन विभक्त कक्षों को K, L, M, N के नाम से पुकारा। नील्स बोर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर काटता है, इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा में चक्कर काटता है तो उस समय वो न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और न ही ऊर्जा का अवशोषण करता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन छलांग लगाता है उच्च ऊर्जा स्तर से जब वो निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, उच्च से वो किस में आए? निम्न में आए, तो उस समय तो वो ऊर्जा का क्या करता है दोस्तों? उत्सर्जन करता है। और जब वो निम्न से उच्च में जाए तो उस समय ऊर्जा का क्या करता है? अवशोषण करता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि परमाणु की कक्षा के अंदर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन कब करता है? तो उत्सर्जन करेगा उच्च से जब निम्न में आएगा। अवशोषण कब करेगा? जब निम्न से उच्च में जाएगा। तो ये बातें नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में बताई। इसके अलावा इन कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन स्थायी क्यों रहता है, इसका क्या रीजन था? ये बात समझाने के लिए नील्स बोर ने कहा कि परमाणु की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं तो इन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में तो कौन सा बल काम करता है? एक बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल। क्योंकि समान आवेशों के बीच में दोस्तों कौन सा बल काम करेगा? प्रतिकर्षण बल। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी ओर खींचेगा, उतनी ताकत से, जितनी ताकत से वो प्रतिकर्षित हो रहा है उतनी ताकत से प्रोटॉन उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। उस समय कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण बल काम करेगा, ये वाला बल। तो ये आकर्षण बल और ये प्रतिकर्षण बल दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं। और इन दोनों के समान होने के कारण ही इलेक्ट्रॉन अपनी विभक्त कक्षा के अंदर लगातार क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो ये सारी बातें किसने बताई थी? नील्स बोर ने बताई थी। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी नील्स बोर के परमाणु मॉडल की। तो दोस्तों अब इससे आगे चलते हैं अपन इस परमाणु की जो भी महत्वपूर्ण जो और बेसिक बातें हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो ये अलग अलग आपके सामने परमाणु से संबंधित परमाणु मॉडल थे। सबसे पहले जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल था, उसके बाद में जे थॉमसन का परमाणु मॉडल था, उसके बाद में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था और अंत में किसका मॉडल था? नील्स बोर का परमाणु मॉडल। और अब अपन बात करते हैं परमाणु से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो दोस्तों आगे चलते हैं। परमाणु से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो आपको समझना है आगे परमाणु की मुख्य बातें। परमाणु के महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं? महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं?
अब लास्ट में अपन बात करने वाले हैं, लास्ट में दोस्तों अपन बात करने वाले हैं पर सभी के परमाणु जो भी मॉडल थे उनसे निकलकर जो भी बातें आई, जो भी उनके महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष थे और जो इस परमाणु से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो परीक्षाओं के अंदर पूछी जाती हैं, उन सब की अब एक जगह अपन बात करने वाले हैं। देखो सबसे पहले आपको समझना है, सबसे पहले दोस्तों आपको समझना है कि परमाणु का आकार क्या होता है। परमाणु का आकार क्या होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है परमाणु का आकार होता है 10 की घात -10 मीटर। और आपको याद रखना 10 की घात अगर -9 मीटर हो तो उसको कहते हैं 1 nm नैनोमीटर, उसको कहते हैं 1 नैनोमीटर। तो यहाँ पर है 10 की घात -10 मीटर, ये परमाणु का आकार होता है। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि परमाणु का आकार कितना होता है तो आप बताएंगे 10 की घात -10 मीटर। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अपन दूसरी बात पढ़ेंगे, दूसरी बात पढ़ने वाले हैं। दूसरा तथ्य है, अगर आपसे पूछे कि परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है, नाभिक का आकार, जो ऊपर मैंने लिखा है ये तो परमाणु का आकार था, अब आपको पढ़ना है नाभिक का आकार। तो नाभिक का आकार होता है 10 की घात -15 मीटर। कितना होता है दोस्तों? 10 की घात -15 मीटर। ये किसका आकार होता है? ये होता है नाभिक का आकार। अब आपको ये समझना है नाभिक परमाणु की तुलना में कितना छोटा है। तो दोनों का अगर अनुपात निकालेंगे तो 10 की घात -5 मीटर इतना गुना क्या होता है? छोटा होता है। किससे छोटा होता है? परमाणु के आकार से। किसका आकार? नाभिक का आकार। तो परमाणु का आकार बड़ा, नाभिक का आकार क्या होता है? छोटा होता है। परमाणु का आकार कितना होता है, नाभिक का आकार क्या होता है, ये बातें आपको मैं बता चुका हूँ। अगला तथ्य ये है, आपको समझना है कि परमाणु एक स्वतंत्र कण नहीं होता। परमाणु एक स्वतंत्र कण नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? क्योंकि परमाणु से आपस में मिलकर के परमाणु से मिलता है, परमाणु जब किससे मिलता है? परमाणु से मिलता है तो वो क्या बनाता है दोस्तों? अणु बनाता है। क्या बनाता है? अणु बनाता है। जब परमाणु से मिलता है तो वो किस में बदल जाता है? अणु की फॉर्म में आ जाता है। परमाणु कभी भी स्वतंत्र नहीं होता। परमाणु से मिलकर अणु बना लेता है और जो अणु होता है वो सदैव क्या होता है? स्वतंत्र होता है। आगे आपको समझना है कि जो मॉलिक्यूल्स वर्ड सुना था आपने, जो अणु शब्द का नाम सुना था आपने, तो वो अणु क्या होता है कि परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? अणु बनाते हैं। और जो अणु होता है वो एक क्या होता है? स्वतंत्र कण होता है। स्वतंत्र कण होता है, ध्यान रखना है। अणु एक कैसा कण है? स्वतंत्र कण होता है। कई बार प्रश्न पूछता है अणु और परमाणु में स्वतंत्र कौन सा है? दोनों ही स्वतंत्र है, दोनों ही स्वतंत्र नहीं, केवल परमाणु स्वतंत्र है, केवल अणु स्वतंत्र है। तो आपको ध्यान रखना है अणु एक स्वतंत्र कण है और परमाणु एक स्वतंत्र कण नहीं होता। और वो स्वतंत्र कब होता है? जब वो अन्य परमाणु से जुड़कर अणु की फॉर्म में आ जाता है। तो ये होता है स्वतंत्र कण। नेक्स्ट अगला बिंदु है, अगली बात अपन पढ़ने वाले हैं। देखो जो परमाणु होता है वो एक विभाज्य कण होता है। विभाज्य कण होता है। क्या माना गया? विभाज्य। लेकिन ध्यान रखना, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन के अनुसार तो परमाणु एक क्या था? अविभाज्य कण था। क्योंकि डाल्टन ने ये बातें नहीं बताई थी कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन आगे जैसे जैसे मॉडल आए, परमाणु की और जानकारी आई, तो उनके अनुसार परमाणु एक कैसा कण माना गया? विभाज्य कण। क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्योंकि इसके अंदर कौन कौन से कण रहते हैं? इलेक्ट्रॉन भी रहता है, प्रोटॉन भी रहता है और न्यूट्रॉन भी रहता है। तो ये इसके परमाणु के क्या है? कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगली बात आपको ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के स्थायी कण होते हैं। कैसे कण है दोस्तों?
स्थायी कण होते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है परमाणु के अस्थायी कण कौन से हैं, परमाणु के अस्थायी कण कौन से हैं। तो इसके अलावा आपको ध्यान रखना है बोसॉन कण, मेसॉन कण, इसके अलावा पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, ये सब कौन से कण होते हैं, अस्थायी कण होते हैं। आपको ध्यान रखना है ये कौन से कण है, परमाणु के अस्थायी कण होते हैं। कई बार पूछता है परमाणु के स्थायी कण कौन से हैं, तो स्थायी कण तो ये वाले हैं। परमाणु के अस्थायी कण कौन से हैं, तो अस्थायी कण ये वाले होते हैं दोस्तों। ठीक है, इससे आगे अपन चलेंगे तो इससे आगे की बात है और कौन कौन सी बातें हैं परमाणु से संबंधित। अगला बिंदु है अगला बिंदु है परमाणु से संबंधित अगली बात है इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर काटते हैं, चक्कर लगाते हैं और ये 2n² के गुणज के रूप में रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। ऋण आवेशित कण जिसका आवेश आपको याद रखना है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये इसका आवेश होता है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के आवेश को किसने ज्ञात किया था, इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना मिलिकन के तेल बिंदु प्रयोग द्वारा की गई थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। देखिए आपको ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और ये 2n² के गुणज के रूप में रहते हैं। पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। इसके अगला बिंदु मैंने बताया इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है जिसका आवेश का मान होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना मिलिकन के तेल बिंदु प्रयोग के द्वारा की गई। आपको पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना किसने की, तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना की थी किसने की थी दोस्तों, मिलिकन ने की थी। कौन से प्रयोग के द्वारा की थी, मिलिकन के तेल प्रयोग के द्वारा की गई थी। आवेश कितना होता है ये ऊपर आपको बता चुका हूँ। अगली बात इलेक्ट्रॉन का नामकरण आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉन का नामकरण स्टोनी नाम के वैज्ञानिक ने किया था। इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया था, स्टोनी नाम के वैज्ञानिक ने किया था। इसके आगे आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन जो किसी कक्षा किसी परमाणु की बाहर सबसे बाहर परमाणु के सबसे बाहर वाले कोश में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो किसी परमाणु के सबसे बाहर वाले कोश में रहते हैं उन्हें दोस्तों याद रखना, उन्हें कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है किसी भी परमाणु के बाहर वाले कोश में सबसे बाहर वाले कोश में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा दूँ, आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाए तो आप देखेंगे। देखो दोस्तों एग्जाम्पल, जैसे सोडियम का जो परमाणु है
उसका क्रमांक क्या होता है, उसका क्रमांक होता है 11। और इतने ही इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, 11 होंगे। और 2n² के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8। 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और सबसे बाहर वाले कोष में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दोस्तों क्या कहा जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को कहा जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इसी प्रकार से जैसे क्लोरीन की बात की जाए, क्रमांक उसका होता है, क्लोरीन का क्रमांक होता है 35, क्रमांक होता है 17। क्लोरीन का क्रमांक 17 और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 17 होगी। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8 और 7। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। और इसके बाहर वाले कोष में आप देख रहे हैं, इसके बाहर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जो सबसे बाहर वाले कोष में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपन बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और ये संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हीं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इन्हीं इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व के लिए। इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व के लिए इन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। देखो आदान प्रदान क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व के लिए। एक नियम कहता है, अष्टक नियम कहता है कि किसी भी परमाणु की सबसे बाहर वाली कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने आवश्यक है। कितने इलेक्ट्रॉन होने आवश्यक हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होने आवश्यक है। और इस 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है, या तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है या कोई इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे इस परमाणु को देखेंगे तो इसके बाहर वाले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन किसी से या तो लेने पड़ेंगे, या इसको 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। इसी प्रकार से इस परमाणु को देखें, इसके बाहर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तो इसको 8 को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य से लेना पड़ेगा। तो ये परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और ये परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। और जितने इलेक्ट्रॉन ये लेते हैं या देते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को दोस्तों क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो मैंने आपको समझाया है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी परमाणु की बाहर वाली कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका नाम होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इन संयोजी इलेक्ट्रॉन का ही क्या होता है, लेन देन होता है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही दोस्तों ध्यान रखना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही किसी परमाणु की संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही किसी परमाणु के रासायनिक व्यवहार का पता चलता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगला बिंदु आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक जितने नंबर पे वो आवर्त सारणी में है, वो उसका परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये तीनों संख्याएं आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि ये बात कई बार पूछ लेता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या तीनों आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। नेक्स्ट अगली बात आपको समझनी है, देखो किसी परमाणु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या का योग होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है दोस्तों, उसका द्रव्यमान कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ध्यान रखना, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है
किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन कॉमा न्यूट्रॉन रहते हैं। दो प्रकार के कण रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं दोस्तों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है, जिन्हें कहते हैं, जिन्हें न्यूक्लियॉन कहा जाता है। कई बार पूछ लेता है कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है न्यूक्लियॉन्स किसी परमाणु के नाभिक में जो कण रहते हैं उनको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। और वो कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन परमाणु का सबसे अस्थायी व सबसे कम द्रव्यमान का कण होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, आपसे प्रश्न पूछा जाए, देखो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन परमाणु का सबसे अस्थायी व सबसे कम द्रव्यमान का क्या है? कण होता है। सबसे कम द्रव्यमान वाला कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अगली बात आपको समझनी है, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? ये एक अच्छा प्रश्न है, अच्छा बिंदु है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से। अनुपात क्या होता है? अनुपात 1:1837 होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है दोस्तों। 1837 होता है, अर्थात प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1837 गुना ज़्यादा भारी होता है। ये बात आपको और ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, अगली बात आपको और क्या ध्यान में रखनी है मेरे दोस्तों? अगली बात आपको ध्यान में रखनी है, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है जिसका आवेश आपको ध्यान में रखना है प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, प्रोटॉन का नामकरण तो किया था मेरे दोस्तों रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन का नामकरण किया रदरफोर्ड ने। वह खोज का श्रेय मुख्यतः गोल्डस्टीन को जाता है। कैथोड किरण प्रयोग के द्वारा इनकी खोज की थी। नेक्स्ट, अगली बात आपको ध्यान में रखनी है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, जो अभी मैंने बताया था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी है? 1837 गुना भारी है। तो आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.674 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ये किसका द्रव्यमान है? ये द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का। अब आगे आपको समझना है यहीं पे कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1
1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। ये किसका द्रव्यमान है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। देखो ये जो द्रव्यमान है ना, यहाँ पे ये जो मान है, ये मान होता है मेरे दोस्तों, इसका मान होता है 672 × 10⁻27 किलोग्राम। इसी प्रकार से अगर आपसे प्रश्न पूछे कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ना, न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है, लेकिन इसका द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.674 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। और यह तीनों में सबसे ज़्यादा द्रव्यमान का कण है, द्रव्यमान का कण होता है। तीनों में सबसे ज़्यादा द्रव्यमान का कण है। कौन है दोस्तों? न्यूट्रॉन है। और आपको ध्यान में रखना है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, ये सारी बातें परमाणु से संबंधित छोटे छोटे बिंदु हैं जो परीक्षाओं में कई बार आ जाते हैं। अब इससे आगे अपन आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे। देखो परमाणु के जो अस्थायी कण होते हैं, परमाणु के जो अस्थायी कण होते हैं, अस्थायी कण हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो होता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है पॉजिट्रॉन, ध्यान रखना है। न्यूट्रिनो, मेसॉन कण, एंटी प्रोटॉन, ये परमाणु का क्या होता है? अस्थायी कण होते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है, धनावेशित होता है, ध्यान रखना। ये वाला प्रोटॉन का एंटी कण है दोस्तों, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, ये सारे कौन से हैं? अस्थायी कण होते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कई बार पूछ लेता है। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। और न्यूट्रिनो की खोज की थी मेरे दोस्तों पाउली ने। और मेसॉन कण की खोज की थी युकावा ने। ये बातें आपको और ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। तो ये वाली बातें थी। अब जो भी आगे कोई भी बिंदु रह गया है मेरे दोस्तों, उसकी चर्चा अपन अगली नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आपकी सेवा में मैं कल फिर हाजिर हूँगा। इससे पहले आप इन बिंदुओं को बहुत अच्छे से पढ़ें। आपके आने वाली फर्स्ट ग्रेड और अन्य एग्जामों के लिए ये क्लासें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।